प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल 3PS हिंदी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं, समास। आज हम लोग समास का अध्ययन करेंगे, इसके परिभाषा को समझेंगे, इसके परीक्षा उपयोगी उदाहरण को समझेंगे ताकि एग्जाम में हमारा एक भी प्रश्न समास से गलत न हो। आइए हम लोग समास के परिभाषा और उदाहरण को समझने से पहले इसके छोटे छोटे बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम बात करें समास की व्युत्पत्ति की, अगर हम बात करें समास की व्युत्पत्ति की, तो देखिए समास की व्युत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, सम धन आस। सम का मतलब होता है समान, समान या हम कह सकते हैं उचित रूप में, उचित रूप में। अब बात करें आस का, तो आस का मतलब होता है मिलना, मिलना या फिर हम कह सकते हैं नजदीक। तो देखिए हमने देखा कि समास शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्द से हुई है, समधन आस। सम का मतलब होता है समान या उचित रूप में, आस का मतलब होता है मिलना या नजदीक। अब देखिए तात्पर्य क्या निकलता है। अब इसका तात्पर्य कहने का क्या हुआ कि शब्दों का उचित रूप में, शब्दों का उचित रूप में मिलना, मिलना या नजदीक आना, नजदीक आना। देखिए अब हम बात करते हैं तात्पर्य क्या निकलता है भाई, शब्दों का उचित रूप से मिलना या नजदीक आना। देखिए अब हम बात करें प्रयोग की, हम समास का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए प्रयोग की बात करें तो कम से कम शब्दों में अधिक बात कहना, या हम कह सकते हैं अधिक से अधिक बात कहना। तो देखिए समास का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, समास का प्रयोग करते हैं कम से कम शब्दों में या कम से कम शब्दों के माध्यम से हम अधिक से अधिक बात इसके समास के माध्यम से कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अर्थ की। अगर समास के अर्थ की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपी करण। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेपीकरण। देखिए बात को अच्छे से समझिए। समास की व्युत्पत्ति की बात करें तो समास की व्युत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, समधन आस। सम का मतलब होता है समान, आस का मतलब होता है मिलना या उचित। अब तात्पर्य की बात करें तो शब्दों का उचित रूप में मिलना या नजदीक आना। प्रयोग की बात करें तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना। और अर्थ की बात करें तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। जैसे हम बात करते हैं कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कैसे कहा जाता है, जैसे हम बात करें तो दही में पड़ा हुआ बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा, इतने बड़े वाक्य की जगह हम कह देते हैं दही बड़ा। जैसे हम बात करें राजा, राजा का महल, अब राजा का महल ना कह करके हम समास के नियमों के माध्यम से कह देते हैं राजमहल, तो हमारा समय और शब्द दोनों बच जाता है। इसी को कहते हैं संक्षेपीकरण। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। अब हम बात करेंगे समास की परिभाषा की। हम समास के एक एक तथ्य को आसानी से पढ़ेंगे और देखिए हम समास के एक एक तथ्य को आसानी से और मजेदार ढंग से पढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत न हो। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा, अगर हम समास की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक
देखिए परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति अथवा संयोजक पदों को हटाकर जब हम एक संक्षिप्त पद बनाते हैं तब उस संक्षिप्त पद को ही समास कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति अथवा संयोजक पदों को हटाकर जब एक हम संक्षिप्त पद बनाते हैं तब उस संक्षिप्त पद को ही समास कहा जाता है। जैसे हम बात करें रात और दिन, देखिए ये और क्या है, रात और दिन, और शब्द क्या है, ये संयोजक पद है, संयोजक। अब देखिए अब हम इस संयोजक पद को हटाकर एक इसको बना लेते हैं रात दिन। अब यह हमारा रात दिन हो गया, संयोजक पद को हटा दिए हम। और इसके बाद और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राजा का महल। अब हम इसको संक्षिप्त पद बनाएं तो ये का जो है, ये विभक्ति जो है, का विभक्ति चिन्ह जो है इसको हटा देते हैं और यह बन जाता है समास के नियम से राजमहल। देखिए हमने परिभाषा में लिखा दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति अथवा संयोजक पद। तो देखिए हमने विभक्ति अथवा यहाँ पे संयोजक और यहाँ पर विभक्ति पदों को संयोजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाते हैं। हमने जो यह संक्षिप्त पद बनाया है इसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके भेद की। तो देखिए समास का भेद पढ़ने से पहले हम इसके कुछ और मुख्य तथ्य को जान लेते हैं, ताकि हमारा एक भी प्रश्न, एक भी जानकारी में एक भी तथ्य छूटने न पाए। देखिए अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा समास की परिभाषा। अब हम बात करते हैं समस्त पद या समास विग्रह। तो देखिए समस्त पद और समास विग्रह जानने से पहले हम दो चीजें और जान लेते हैं। पहला क्या, प्रथम पद। देखिए जैसे अभी हमने देखा रात दिन, रात दिन। अब देखिए रात दिन में इसको जो पहले आता है और जो बाद में आता है इस पद को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद, और प्रथम पद को ही हम कहते हैं पूर्व पद। और इसके बाद जो बाद में आता है उसे हम कहते हैं द्वितीय पद, या फिर हम इसे कहते हैं उत्तर पद। उत्तर पद, देखिए इससे हम समझ लें। अब हम बात करते हैं समस्त पद या समास विग्रह की। अगर हम बात करें समस्त पद को ही हम सामासिक पद भी कहते हैं। और फिर बात करते हैं समास विग्रह। अब देखिए समस्त पद किसे कहते हैं। देखिए समास के नियमों से, समास के नियमों से, समास के नियमों से निर्मित समास के नियमों से निर्मित शब्द समस्त
पद या समास विग्रह, माफ करना, समास विग्रह नहीं, सामासिक, सामासिक पद कहलाता है। तो देखिए भाई, समास के नियमों से निर्मित शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। जो समास के नियम से बना होता है वह पद क्या कहलाता है? समस्त पद या सामासिक पद। जैसे हम बात करें हाथों हाथ, या फिर हम बात करें लंबोदर। देखिए ये क्या है? समस्त पद या सामासिक पद। अब हम बात कर लेते हैं समास विग्रह। तो देखिए समास विग्रह की बात करें तो समस्त पदों के सभी समस्त पदों के सभी पदों को समस्त पदों के सभी पदों को खंडित कर अलग अलग करने की प्रक्रिया को, तो देखिए समस्त पदों के सभी पदों को खंडित कर अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए हम यही उदाहरण ले लेते हैं, ये समस्त पद है या सामासिक पद। अब हम इसी का विग्रह कैसे करेंगे? देखिए हाथों हाथ, अब हम इसका विग्रह कर लेंगे हाथ ही हाथ में। देखिए और ये क्या है? लंबोदर। अब इसका विग्रह हम कर देंगे लंबा है उदर। उदर का मतलब होता है पेट, जिसका, अर्थात गणेश। तो ये हो गया हमारा समस्त पद या सामासिक पद, ये हमारा हो गया समास विग्रह। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं समास के भेद की। अब हम इसके भेद को समझ लेते हैं। देखिए समास के भेद हम दो प्रकार से कर सकते हैं, इसके दो भेद हम कर सकते हैं। देखिए पहला भेद क्या हो जाएगा? प्रयोग या अर्थ के आधार पर, और दूसरा हम करते हैं पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर। अब देखिए प्रयोग या अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, इसका 5वां भेद हो जाएगा बहुव्रीहि समास, और इसका 6ठा भेद हो जाएगा
द्वंद्व समास। इसका छठा भेद हो जाएगा द्वंद्व समास। यहाँ पे लिख देते हैं द्वंद्व समास। देखिए, प्रयोग या अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद हो गए। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विग समास और पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठवां हो जाएगा द्वंद्व समास। अब हम बात करते हैं पद की प्रधानता के आधार पर। पद की प्रधानता के आधार पर तो पहला हो जाएगा जिसका पूर्व पद प्रधान हो। जिसका पूर्व पद प्रधान हो अर्थात यह क्या हो जाएगा, अव्ययी। अब दूसरा बात करें, जिसका द्वितीय पद प्रधान हो। जिसका द्वितीय पद प्रधान हो, यह हो जाएगा तत्पुरुष। और इसके बाद हम तीसरा बात करें तो तीसरा हो जाएगा जिसका या हम कह सकते हैं जिसके दोनों पद प्रधान हो, यह हो जाएगा द्वंद्व। और इसका चौथा भेद हम कर देंगे जिसका अन्य पद प्रधान हो, यह हो जाएगा बहुव्रीहि। देखिए, पुनः हम तत्पुरुष के 2 भेद कर देते हैं। पहला हो जाएगा कर्मधारय समास और दूसरा हो जाएगा द्विग समास। वैसे अगर परीक्षा में आता है कि समास के कितने भेद हैं तो आप बताएंगे समास के 6 भेद हैं। हाँ, अगर कोई पूछता है या परीक्षा में पूछा जाता है कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं तो आप बताएंगे पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।